Hello everyone, welcome to True IS and PCS and welcome to the fresh session of Indian Art and Culture by Nitin Singhania. This is the latest edition, फोर्थ एडिशन जो कि इसी साल रिलीज हुआ है. इस बुक को आप डायरेक्टली ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते. लेट मी टेल यू सम गाइडलाइन. आपको एनसीईआरटी के जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में वो देखनी पड़ेंगी, प्लस तमिलनाडु की जो एनसीईआरटीज हैं वो देखनी पड़ेंगी. उसके बाद आप इस पर आ सकते हो. वो ऐसा इसलिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मौर्यन एम्पायर को कवर कर रहे हो तो मौर्यन एम्पायर में आपकी जर्नी चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक रहती है. लेकिन वहां पर उनके सारे सोशियो इकोनॉमिक एंगल, पॉलिटिकल एंगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल, लीगल एंगल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं. और कुछ कुछ कल्चरल एंगल भी आपको बुक्स में बता दी जाते हैं. लेकिन अब इस बुक का क्योंकि नाम ही इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, तो मौर्यन एम्पायर की पूरी झलक, पूरी ABCD पढ़ने के बाद ही अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको मौर्यन एम्पायर के टाइम पर जो कल्चरल एलिमेंट्स थे, जो आर्किटेक्चर डिज़ाइंस थे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. दिस बुक इज नॉट सपोज टू बी रेड एक अलग से निकालकर. आपको इसको हिस्ट्री के साथ, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के साथ सिंक करके पढ़ना होता है. तो ये चीज़ क्लियर है. तो आप लोगों के लिए, फाउंडेशन कोर्स वाले बच्चों के लिए तो मतलब ये चीज़ क्लियर है. आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो पता है. मैं बाकी लोगों के लिए, जनरल ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी है. ठीक है, कि इस बुक को बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करा जाए. कल्चर अगर आप ऐसे ही रॉ फॉर्म में पढ़ने बैठोगे ना तो वो आपका कभी कवर नहीं हो पाएगा. वो आपके लिए एक रट्टाफिकेशन होगी, और जिस वजह से कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ पाता है. लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो सीरीज मैं चलाने वाला हूँ, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग सीरीज एवर कहीं पर भी. ठीक है, एक बात और देखो, इस बुक को पढ़ने का तरीका, मैं सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, फिर चाहे वो फाउंडेशन कोर्स के लोग हों या जनरल ऑडियंस हो यूट्यूब की. आपने फॉर एग्जांपल हरप्पन टॉपिक कंप्लीट करा, तो हरप्पन टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग कितने सोर्सेज को रेफर करते हैं. जैसे शाइनी, ये आपका आंसर, आप पूछ रहे थे कि हिस्ट्री कहाँ कहाँ से करवाओगे. एनसीईआरटी हमने करी, हमने तमिलनाडु करी. उसके बाद तमिलनाडु की सारे स्टैंडर्ड्स हमने करे हैं. यानी कि हमने यहाँ पर 6 में गिवन होती है, 12th में गिवन होती है, यहाँ 6 में गिवन होती है, 9th में गिवन होती है, और 11th में गिवन होती है, और 12th में गिवन होती है. उसके बाद हमने पूनम दलाल दहिया की बुक से कवर करा, फिर हमने ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से कुछ कवर करा, और 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी है उससे कवर करा. इन दोनों को करने के बाद, एनसीईआरटी और उसको करने के बाद, और स्टैंडर्ड सोर्स अगर आपने अभी टच भी नहीं करा है, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ हड़प्पा का कल्चरल एंगल देखने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो. लेकिन आज जैसे PDF है, मैंने इसका सिर्फ पार्ट 1 इसलिए बनाया है, ज़्यादा मैंने चीज़ इसलिए नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखेंगे, और जैसे ही ये खत्म है इसके बाद ना मॉडर्न आर्ट का टॉपिक होता है. ये 7-8 पेजों के अंदर जो हड़प्पन आर्ट है वो इसलिए क्योंकि हड़प्पा से सिंक होते हुए, हड़प्पा की बेसिक नॉलेज लेते हुए एनसीईआरटी और तमिलनाडु एनसीईआरटीज के सोर्सेज से आप फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कल्चरल एलिमेंट्स यहाँ पर देखने आओगे. यहाँ पर उसका बात ही है. अगला टॉपिक फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 के अंदर ही हड़प्पन आर्किटेक्चर के बाद मॉडर्न आर्किटेक्चर का फीचर शुरू हो जाता है. तो आप उसको फिर मौर्यन एम्पायर को रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी और तमिलनाडु से फिर आप यहाँ पर आओगे चैप्टर 1 पे, जब आप मौर्यन एम्पायर स्टार्ट करोगे. तो ये चीज़ आपको ऐसे कवर करनी है. ओके, पता लग गया? तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई गाइडलाइंस को कैसे करना चाहिए. हाँ, और इस बुक में सबसे पहले सेक्शंस हैं. सेक्शन ए में विजुअल आर्ट्स गिवन है, तो विजुअल आर्ट्स के कंटेक्स्ट में पहला चैप्टर हम लोग अपना डिस्कस करते हैं. चैप्टर 1 विल बी रिलेटेड टू इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी. सबसे पहले तो इन 3 वर्ड्स का मतलब ही सीख लेते हैं, तो हमारी ताकि ईजी हो जाए कि आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पॉटरी में क्या मीनिंग होता है. क्योंकि जो छोटे एग्जाम्स होते हैं ना स्टेट PSC वाले, तो उनमें इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार कल्चर से रिलेटेड मेंस के अंदर, और फिर हमारे वो डील करना, उसका मीनिंग लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. ठीक है, जो आर्किटेक्चर शब्द है ना, वो एक लैटिन शब्द टेक्टोन से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है बिल्डर. कोई भी चीज़ जो कोई बिल्ड करे, कोई बनाए. जो आर्किटेक्चर का जो विज्ञान है, जो उसकी साइंस है, वो एग्जिस्टेंस में आती है जब से ह्यूमन बींग्स ने अपने लिए
छत बनाना शुरू करी थी। छत इन द सेंस कि वो शेल्टर बनाना शुरू करा था बारिश से बचने के लिए, नेचुरल एनवायरनमेंट से बचने के लिए, शेर चीतों से बचने के लिए, एनिमल से बचने के लिए, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचने के लिए, जैसा कि हम प्री हिस्टोरिक टाइम से ही देखते आते हैं जिसमें वो रहते थे। तो यानी कि अगर इंसान के अंदर इतनी सोच समझ सद्बुद्धि उस टाइम पर थी कि वो अपना गुजारा करने के लिए, रहने के लिए, मौसम से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए एक छत का निर्माण कर सकता है, तो ये निर्माण ही एक प्रकार से ये शो करता है कि इंसानों के अंदर सूझबूझ थी शुरू से ही, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, मानव जब से धरती पर आए हैं, कि वो आर्किटेक्चर की विज्ञान को समझ सकें और कुछ अपने लिए बिल्ड कर सकें। ये तो होता है आर्किटेक्चर, कोई भी चीज बिल्ड करना। एग्जाम्पल हमने देख लिया, जैसे अर्ली ह्यूमंस ने अपने लिए शेल्टर बिल्ड करे। बात करते हैं स्कल्पचर की। स्कल्पचर को नॉर्मल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं वैसे? मूर्ति। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? मूर्ति, मूर्ति की फॉर्म। ये एक प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द है जो कि डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड केल, जिसका मतलब होता है टू बेंड। यानी कि मेरे पास कुछ रेत है, कुछ रेत है, मैंने इस रेत के अंदर कुछ वैक्स या गम मिला दी, उसके बाद मैंने इसे मोल्ड करा, तो मेरे पास कुछ एक फिगर आई। कुछ एक फिगर आई। मैंने क्या करा बेसिकली, इंग्रेडिएंट ए प्लस इंग्रेडिएंट बी को मैंने कुछ इस प्रकार से बेंड एंड मोल्ड करा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट सी आ जाए। सही है बिल्कुल ये चीज? अंडरस्टूड? स्कल्पचर जो होते हैं ये ऐसे छोटे आकृति या नमूने होते हैं आर्ट वर्क के, या तो वो हाथों से बनाए जाए, जैसे ऊपर वाले केस में मैंने जो एग्जांपल दिए है, ये काम हाथों से बनाया जा सकता है। ये छोड़ो, इसकी बात कर लो। बर्फ में जाकर जो हम एक प्रकार से स्नोमैन बनाते हैं, और शाइनी इसकी नाक में कैरेट जरूर लगाती थी बचपन में, प्रॉपर वो लगी स्नोमैन, क्योंकि मैंने कार्टून में देखा सर। तो स्कल्पचर्स आर स्मॉल वर्क ऑफ आर्ट, या तो वो हाथों से बनाए गए हों या फिर किसी टूल्स वगैरह से बनाए गए हों। जैसे बचपन में अगर आप लोगों ने क्ले यूज करा है तो उसके साथ बड़े सारे इक्विपमेंट्स वगैरह भी मिलते थे। एक शो आता था पोगो पे, अगर आपको याद हो, मैड। ये तो सबने देखा होगा पक्का, है ना? बचपन हमारा हम लोग कैसे बीतता है, मैं अभी पढ़ता लिखता तो था नहीं, ठीक है। और ट्यूशन से बंक मार मार कर ये इधर उधर से बस टीवी मिल जाए, खेलने कूदने को मिल जाए। तो या फिर अगर आप इसकी बात भी कर लो, वैसे मतलब बोलना ये चीज़ गलत होगी स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की टर्म्स में, लेकिन इंसान की क्रिएटिविटी जहाँ भी झलकती है किसी भी चीज़ को मोल्ड करके बनाने में ना, बारिश में पेपर बोर्ड्स भी बना रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। का टेक्निकल टर्म्स में डैट इज नॉट ए स्कल्पचर, लेकिन आप समझ रहे हो ना, किसी भी एक आपने फालतू चीज़ से कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई। अब मैड बेसिकली या फिर जो ऐसे शोज होते थे क्या करते थे, ये जो अपने घर में गार्बेज, अखबार वगैरह, फेविकॉल, नैपकिन्स वगैरह, टिश्यूज जो ये पड़े रहते, इसी से मोल्ड कर करके कुछ एक ऑब्जेक्ट बना लेते थे। बहुत अच्छा सा नमूना है ना? तो ये जो होते हैं ये टूल्स की मदद से भी बनाए जा सकते हैं। तो जैसे मैं क्ले की बात कर रहा था, आपने देखा होगा क्ले की बड़ी सारी एक बेंडिंग मशीन्स आती हैं। फॉर एग्जांपल आपने उसको रखा, एक आपने उसको छापा कुछ करके, और वो एलिफेंट का फिगर निकल कर आ गया बाहर, या प्रॉपर तरीके से आपने क्ले को जोड़ जोड़ कर एक सच में ही एक काइंड ऑफ एक कोई फिगर बना दिया। ये सारी चीज़ें हमने करी है कि नहीं करी है, बताओ ज़रा, है ना? तो ये चीज़ है आर्ट वर्क बेसिकली, जो हमारे स्कूल में क्लासेस लगती थी जैसे, है ना, उस चीज़ में। एंड दे आर मोर रिलेटेड टू एस्थेटिक्स देन इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एस्थेटिक्स? जो चीज आंखों को लुभाए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? जिसकी सुंदरता की मुझे कदर हो, है ना? कोई कोई नमूना, कोई नकाशी।
अब जैसे क्यारा आडवाणी को देखकर मेरे मन में क्या ख्याल आता कि ऊपर वाले ने से कोल्ड कॉफी पीते हुए बनाया, ना 1 मिलीमीटर इधर ना 1 मिलीमीटर उधर। तो वो माँ बाप की इंजीनियरिंग और मेजरमेंट से ज्यादा वो एक एस्थेटिक नजर आया, है ना? गलत बोल रहा हूँ शाइनी, बताओ, है ना? देखो शाइनी भी समझती है इस बात को। शाइनी ऑल्सो लाइक गर्ल्स। डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स, ठीक है? क्या डिफरेंस होता है? नंबर वन, हम इन डिफरेंसेस को किसी पैरामीटर्स के बेसिस पे जज करेंगे। नंबर वन, साइज एंड स्कोप। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर रेफर्स टू द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। अब ये बिल्डिंग ना कैसी भी हो सकती है, चाहे आप गोवा में जाकर मेरे साथ रेत पर कोई एक छोटा सा एक घर सा बना लो, या फिर एक बहुत बड़ा, सच में फॉर एग्जांपल कहीं हमने एम्पायर बिल्ड कर दिया, कोई बहुत बड़ी ज़मीन खरीद कर कोई एक यूनिवर्सिटी बना दी, अपना घर बना दिया, महल बिल्ड कर दिया, ताजमहल 2.0 बना दिया मैंने। तो ये सब चीज़ें जो हैं, दिस इज़ अ नमूना या फिर परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर इन टेक्निकल टर्म्स। स्कल्पचर्स क्या होते हैं? स्कल्पचर्स रिलेटिवली स्मॉल आर्ट के वर्क होते हैं, उनका साइज आर्किटेक्चर जितना बड़ा नहीं होता, ऐसा टेक्निकली हम कह सकते हैं। और ये 3 डायमेंशनल आर्ट वर्क होते हैं। अब आप ये 3 डायमेंशनल समझते हो ना, कि जिसको मतलब हर एक दिशा से देखा जा सके। एक मूर्ति है, जो आर्ट के दीवाने होते हैं, जो सबसे पृथ्वी के बोरिंग लोग होते हैं, जो आर्ट के दीवाने और म्यूजियम के दीवाने जो होते हैं, जो म्यूजियम जाते हैं, ठीक है? इससे बढ़िया तो रोड पे खड़े होकर बातें कर लो गर्मी में। तो वहां पर अब जब कई लोग जाते हैं, तो मूर्ति की नक्काशी किस तरीके से क्या बनाया गया है, उसके एक्सप्रेशन क्या है क्या नहीं है, तो ये 3 डायमेंशनल आर्ट वर्क है। जैसे इसका एग्जांपल हड़प्पा में अगर हम लोग डिस्कस करें, क्या मैं ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को बोल सकता हूँ इस चीज का नमूना? है ना? कोई भी मूर्ति होती है, सिर्फ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल नहीं, मतलब हम तो अब क्योंकि शुरुआत से पढ़ेंगे, मतलब ये जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तो वो प्री हिस्टोरिक टाइम से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने एक चीज़ तो देख ली कि इंसान का सबसे पहला जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन था, वो था अपने लिए छत बनाना, चाहे वो कच्चा हाउस था चाहे वो पक्का हाउस था, जैसे मर्जी करके उसने तीलियों से घास से घर बनाया। लेकिन उसको इतनी सद्बुद्धि थी कि भैया सर्दियाँ वगैरह, जानवरों से, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर वगैरह, इन सबसे बचने के लिए मेरे ऊपर एक छत होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद मटेरियल यूज्ड, यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज हो सकते हैं आर्किटेक्चर के लिए। पत्थर, लकड़ियाँ, ग्लास, मेटल और रेत। स्कल्पचर, एक सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर जनरली सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल से ही बना होता है। अगर आपने डिसाइड करा है, फॉर एग्जांपल शैली, कि आपको टेराकोटा से कोई फिगर बनानी है, तो वो टेराकोटा से ही बनेगी। मेटल से बनानी तो मेटल से ही बनेगी। अब जब हम ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहते हैं शाइनी, तो एक बार बताओ, हम ये ब्रॉन्ज ही तो यूज़ कर रहे हैं, क्या हम इसमें कॉपर, टिन, लेड, ये सारी चीज़ें मिली हुई थी इसके अंदर? बताओ। नहीं ना? नहीं नहीं, ये ब्रॉन्ज डांसिंग, नहीं नहीं, अरे मैं सारी चीज़ें इन द सेंस कि चलो कॉपर, टिन, सैंड, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, लेड, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी क्या? नहीं ना। जनरली कोई भी एक मूर्ति, कोई भी एक नक्काशी एक सिमिलर टाइप की चीज़ से ही बनती है ना? वो चीज़ है। अब क्या ताजमहल में, चलो मैंने माना कि 2-3 प्रकार के वो चीज़ हुई है, लेकिन यूज़ हुई है, लेकिन कुल मिलाकर हम ऐसे ही तो कहते हैं ना कि वो एक मार्बल स्ट्रक्चर है, बताओ, है ना? अब क्या मैं उसमें ये बोलूँ कि इसमें गोल्ड भी, सिल्वर भी, एल्यूमिनियम भी, कॉपर भी, टिन भी, लेड भी, ये सब मिला हुआ है? बताओ जरा, मिला हुआ है क्या उसकी उसके पत्थरों में? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल की। लेकिन क्योंकि ताजमहल एक आर्किटेक्चर फीचर है, तो इसमें आपको अलग अलग जगह पर, फॉर एग्जांपल किसी पिलर में हो सकता है टॉप पर कोई एक काम कर दिया गया हो। जैसे एक मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, वो मार्बल से बना है, सैंडस्टोन से बना है, मान लिया, ठीक है? लेकिन उसका जो टॉप होता है, वो तो फिर अष्ट धातु से बना होता है ना, किसी भी मंदिर का शिखर या टॉप जो होता है ना? वो क्योंकि आर्किटेक्चर का नमूना है। लेकिन जो स्कल्पचर है ना, एक मूर्ति जो है, वो जनरली सेम टाइप की चीज से बनी होती है। इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल जो मुझे लगता है, वो ये लगता है, हमारे घरों में आप ये भी लिख सकते हो, गॉड्स एंड गॉडेसेस की जो मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, कहीं और सोचना ही नहीं है। अस्त्र धातु से बनी है, टेराकोटा से बनी है, मार्बल से बनी है, लेकिन वो एक धातु से बनी है। जनरली बोला जाता है कि वो गॉड्स एंड गॉडेसेस की मूर्तियां ज्यादा पावरफुल होती हैं जिसमें अष्ट धातु से जो बनी हो, वो स्पेशल ऑर्डर पे बनती हैं।
जिसमें फिर थोड़ा थोड़ा जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ ना कि इसमें कॉपर भी, टिन भी, लेड भी, एल्यूमिनियम भी, ये थोड़ा थोड़ा ऐड होता है हर जगह। ऐसा देवी देवताओं के लिए मतलब वो चीज़ करी जाती है। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल। आर्किटेक्चर इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। यहाँ पर हमें डिटेल और एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए पड़ती हैं। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी घर वगैरह बनेगा तो बहुत उसको सोच समझ के कि क्या चीज़ बन सकती है, कितने फ्लोर्स बन सकते हैं, बेस कितना मजबूत है, उस हिसाब से स्कल्पचर में जनरली क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन झलकती है इंसान की। एंड इट मे नॉट डिपेंड एज हेविली ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट, क्योंकि ये आप अपने हिसाब से कितनी भी छोटी बड़ी साइज की वो सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी जैसा कि मैंने बताया आपको, ताजमहल, रेड फोर्ट और इसके नटराज इमेज। नटराज किसके साथ एसोसिएटेड है, विच गॉड? शिव जी। डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की बात हो रही है यहाँ पर, हड़प्पा वाली। ओके, अब आर्किटेक्चर स्कल्पचर तो सीख लिया, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? आज के बाद तो नहीं भूलोगे कि क्या डिफरेंस है? अगर आगे 4 डिफरेंस लिख दोगे, एमपीपीएससी या यूपीपीएससी कई बार भी आ गए। यूपीएससी नहीं पूछता जल्दी, ऐसे मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह की बात कर रहा हूँ, बिहार पीएससी वगैरह। ठीक है, अब जनरली बात करते हैं कि आर्किटेक्चर तो ऐसे एक बहुत ब्रॉड टर्म है, फिर तो ऐसे तो पूरे विश्व के आर्किटेक्चर की बात करो। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट, हम लोग इंडिया में यूपीएससी दे रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर की। जो स्टोरी है, जो कहानी शुरुआत होती है, कहानी की शुरुआत होती है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, वो एक प्रकार से इवोल्यूशन की कहानी है कि यानी कि ये धीरे धीरे करके उभर कर कैसे आया, यानी कि इसकी कोई एक डेट और उसी डेट में ये पूरी की पूरी तरीके से बिल्कुल रिफाइन होता चला गया आर्ट एंड आर्ट कल्चर आर्किटेक्चर हमारा, ऐसा नहीं था। ये धीरे धीरे करके इवॉल्व होता चला गया और आज भी इवॉल्व हो रहा है। कोई भी चीज़ जो आर्ट और आर्किटेक्चर के साथ, कल्चर के साथ एसोसिएटेड होती है, वो इवॉल्व होती रहती है। तो फ्रॉम द एंशियंट इंडस सिविलाइजेशन से लेकर ब्रिटिश रूल तक, जब तक हमारे पास मतलब भारत का तो इतिहास है, और वो वाला इतिहास जो कि जुड़ा हुआ है आर्ट एंड कल्चर के साथ, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो बिल्डिंग्स और जो स्कल्पचर्स थे ना, वो अलग अलग ज़माने में, अलग अलग एम्पायर्स के टाइम पर, अलग अलग सल्तनत के टाइम पर, अलग अलग गवर्नर जनरल्स के टाइम पर, ये सब चीज़ें बदलती रही हैं। अलग अलग एम्पायर्स का जब जब इमरजेंस हुआ और उनका जब जब विनाश हुआ, तो उस हिसाब से जब फॉरेन रूलर्स का इन्वेजन हुआ, तो यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल एक स्टाइल हुआ करता था ना, जो कि हिंदुस्तान की कोर परंपरा हुआ करती थी आर्किटेक्चर को देखने के लिए और स्कल्पचर्स को बनाने के लिए, उसमें हमें एक फ्लेवर देखने को मिला फॉरेन रूलर्स की इन्वेजन की वजह से, कि हमारा जो इंडिजीनियस जो देसी परंपरा थी, या देसी प्रकार से जिस प्रकार से हिंदुस्तान के लोग अपना हिंदुस्तानी दिमाग लगाकर आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स को रूप देते थे, स्वरूप देते थे, उनकी दिशा और दशा बदलते थे, डिसाइड करते थे, उसमें हमें एक झलक फॉरेन रूलर्स के इन्वेजन की वजह से उनके कल्चरल एलिमेंट की भी देखने को मिलती है। जैसे मुगल टाइम पे अगर आप बात कर लो, तो ये जाली वर्क, हम फूड हैबिट्स में भी तो ये वाली बात करते हैं। कोई भी चीज जो तंदूर होती है, तंदूरी चाप, तंदूरी पनीर, तंदूरी चिकन, ये जो कोयले में बनकर भी खाने को इतना टेस्टी बनाया जाता, अगेन ये मुसलमानों की देन है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कल्चरल एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम फिलहाल यहां पर जो है उन चीजों की बात कर रहे हैं अभी इस टॉपिक में, जो कि आर्किटेक्चर के साथ एसोसिएटेड है, स्कल्पचर के साथ एसोसिएटेड है। जिस प्रकार से हम जो बनाते थे, जो चीजें मिलाकर हम बनाते थे, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे आर्किटेक्चर में दिखते थे, जैसी फॉरेन रूलर्स की अलग अलग टाइम पर, बात यहां पर सिर्फ मुस्लिम इन्वेटर्स की नहीं है, एंशियंट से लेकर ब्रिटिश रूलर्स तक जो जो यहां पर आता रहा है, उसने हमारे इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर के अंदर एक नया स्टाइल दिया है, कुछ एक नया मिलाकर। दूध हमारे पास एक ऐसे ही था, कोई आया वो चीनी मिला गया, कोई आया रूह अफ़ज़ा मिला गया, कोई आया बोनवीटा मिला गया, कोई आया हॉर्लिक्स मिला गया, कोई आया हर्शी सिरप मिला गया। तो ऐसे कर करके दूध का फ्लेवर बदलता गया। ऐसे ही कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इंडिजिनियस कल्चर हमारा एक सादा दूध था, उसमें जो अलग अलग फ्लेवर ऐड करा वो फॉरेन रूलर्स ने करा, और उनकी इन्वेजन की वजह से ऐसा हुआ। जब वो जो शासक थे, जो रूलर्स थे, यहां पर काफी सारे सालों तक डेरा जमाकर टिक कर बैठ गए, तो वो अपने हिसाब से पेंटिंग्स को, आर्किटेक्चर को, कोई चीज बनाने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया, तो वो अपने बंदे वहां से लेकर आते थे।
वो समरकंद, उज्बेकिस्तान, पर्शिया, पर्शियन गल्फ यहां से बुलवाते थे। तो वो चीज हमारी होते होते हमारे इंडिजिनस कल्चर के अंदर, इंडिजिनस आर्किटेक्चर स्कल्पचर डिजाइन के अंदर मिक्स हो गई। तो इस प्रकार से डाइवर्सिटी आती है, कन्फ्लुएंस आता है डिफरेंट कल्चर का और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर का हमारे इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में। लेकिन इसके लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि हमारा इंडिजिनस आर्किटेक्चर स्कल्पचर था क्या। तो आर्किटेक्चरल फीचर्स की कुछ कुछ हम लोग बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से। देखो, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में शुरू से ही प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत से गुजरते हुए और आधुनिक भारत तक होते हुए और आज के टाइम पे भी प्रेजेंट और कंटेम्प्रेरी टाइम्स की अगर हम लोग बात करें, हमें डिफरेंट फेजेस देखने को मिलते हैं हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में अलग अलग एरा में। लेकिन हम यहां पर पूरी की पूरी हिस्ट्री को ना डिस्कस करते हुए, जैसा कि मैंने आपको इस बुक की स्टार्टिंग में बताया, हम कल्चर की टर्म्स में बात करेंगे। तो यहां पर फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि जो ये डिफरेंट एरास के अंदर जो चीजें चेंज हुई उनकी झलक हमें आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में कैसे देखने को मिलती है। जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स थे एक पर्टिकुलर रीजन के, वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि उस सोसाइटी का झुकाव किस कल्चर और किस ट्रेडिशन की तरफ था। तो वहां पर उसी प्रकार से हमें आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के नमूने देखने को मिलते हैं। बड़े सारे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चरल रिमेन्स जो इंडिया भारत में भी बचे हुए हैं स्टडी करने के लिए, एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक, ज्यादातर उनमें से ना धार्मिक है, रिलीजियस नेचर के हैं। और वो आर्किटेक्चरल डिजाइन ज्यादातर सबसे पुराने हमें मंदिरों की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो देखो, ये वाली बात भी बहुत कम लोग जानते हैं और मैं इसके ऊपर एक बार टेस्ट सीरीज में गलती कर चुका हूं कि ज्यादातर आर्किटेक्चर नमूने एंशिएंट टाइम्स में कौन से देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि केव्स देखने को मिलते हैं, पिलर्स देखने को मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलते हैं। हमारा दिमाग ये जाता ही नहीं है, हमें यही नहीं पता होता कि ये आर्किटेक्चर पूछ रहा है और आर्किटेक्चर की डेफिनेशन के हिसाब से क्या ये इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स और इन पिलर्स वगैरह को क्या हम आर्किटेक्चर बोलेंगे कि स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और उसमें अगर एक एग्जांपल, एक ऑप्शन अगर ये आ गया कि मंदिर, तो मंदिर पे इतना ध्यान हो सकता है किसी का ना जाए। लेकिन रियलिटी दोस्तों यही है, जब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट और कल्चरल एक्सपर्ट्स के द्वारा इन सब चीजों को स्टडी करा गया तो उनको यह देखने को मिला कि ज्यादा प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स जो हमारे खुद के थे, खुद के, जिसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं है, या और खुद के अगर नहीं भी थे तो ज्यादातर जो नकाशी और नमूने जो हमें देखने को मिलते हैं वो प्राचीन भारत में हमें मंदिरों की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर हमें एंशिएंट टाइम में किस सेंस में देखने को मिलता है, मंदिर, केव, पिलर्स, क्या बताओ, तो आप बोलोगे मंदिर। ठीक है। और मंदिर एक ऐसी चीज है ना, शुरू में प्राचीन भारत में, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मंदिर का जो आर्किटेक्चरल डिजाइन था वो कंप्लीट तरीके से इंडिजिनियस था, उसके अंदर कोई भी मिक्सचर नहीं था, क्योंकि यहां पर फॉरेन इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता ना। फॉरेन इन्फ्लुएंस शुरू में एकदम से कैसे हो जाएगा एंशिएंट टाइम में, वो तो पहले समझने आए ना, वो तो खुद स्टडी करने आते थे। फाशियन, ह्यून सेंग, ये सब जो आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह और इन सब में जो स्टडी करने, पाटलिपुत्र वगैरह में, तो ये तो खुद पहले समझते थे यहाँ के कल्चर वगैरह को। और आपको पता ना, इन लोगों ने बड़े सारे ब्राह्मणों वगैरह से दोस्ती कर रखी थी ताकि वो इनको समझाएं कि इसका मतलब क्या है और वो बुक लिख सके फिर अपनी। जब बंदा खुद ही अभी चीज समझ रहा है तो अपनी दखलंदाजी क्या करेगा बताओ। तो मैं कह सकता हूं ऐसा कि मंदिर जो बने वो एक ऐसी चीज है, दो चीजें मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मंदिर एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में आर्किटेक्चरल फीचर देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ जिनकी पवित्रता इंडिजिनियस देसी टर्म्स में बरकरार है। बताओ जरा, एंशिएंट टाइम्स में, बाद में हो सकता है कि कंफ्यूज आया हो, लेकिन मंदिर हमारा खुद का ओरिजिनल आर्किटेक्चर फीचर है, बताओ, जिसमें किसी का कन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस नहीं है, बोल सकता हूं। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ज्यादातर जो नमूने आपको देखने को मिलते हैं आर्किटेक्चरल और आर्ट के डिजाइन्स के, उनके जो रिमेन्स इंडिया में है वो रिलीजियस नेचर के। और कोई भी चीज जो रिलीजियस नेचर में है तो प्राचीन भारत में शाइनी सबसे प्रोमिनेंट धर्म था वो कौन सा पनप रहा था हमारे भारत में, भारत की धरती पे? हिंदुज्म। तो ज्यादातर चीजें हमें क्या देखने को मिलेंगी, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च या फिर मंदिर। अब आप ये चीज समझ गए।
अब मुझे एक बात बताओ, हमने पूरी प्री हिस्ट्री और एनसीईआरटी और तमिलनाडु का बेस बना लिया, लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ आप लोग, कहीं पर भी क्या ये चीज का जिक्र था क्या कि मंदिर की फॉर्म में हमें कल्चरल डिजाइन और आर्किटेक्चर डिजाइन देखने को मिलता है? और ये जो इस डिबेट में मैं इतना फोकस कर रहा हूं, क्या ये फालतू की डिबेट है या इंपॉर्टेंट डिबेट है? इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है अगर बनाने वाला बनाए तो बताओ। लेकिन क्या एनसीईआरटी में कहीं पर भी पढ़ा हमने? इतनी डिटेल में हमने एक एक महीना लगाकर प्री हिस्ट्री और हड़प्पा तक हम लोग पहुंचे, कहीं पर भी जिक्र हुआ इस चीज का? इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले जब आप वो वाली हिस्ट्री खत्म करोगे ना, उसके बाद इस बुक पे आओगे तो ज्यादा सेंस बनेगी। अब शैनी फॉर एग्जांपल मान लो, अभी तो आपने चलो एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह ये सब पढ़ ली है। आप डायरेक्टली अगर इस बुक पे आते तो यहाँ से कोई पर्सन अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है क्या? आज पहले दिन जाकर ये पढ़ूंगा आज मैं यूपीएससी में, कुछ समझ में आएगा उसे जो मैं बोल रहा हूँ? बताना क्या कह रहे हो जैद? अच्छा हाँ, मयूर आप कह रहे हो, हाँ वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, सही बात है। इसलिए लोगों को इसलिए लोगों को कल्चर समझ में नहीं आता, पता है क्या? एंशिएंट मेडिवल पूरे साल पढ़ते नहीं है, एंड में जाकर फिर 50 पेज की कंपाइलेशन कल्चर की उठाकर ले आते हैं। उसमें मंदिर मंदिर के नाम, मस्जिदों के नाम, मुसलमान रूलर्स के नाम, ये मूर्ति कहाँ, वो मूर्ति कहाँ, ये मंदिर कहाँ, वो मंदिर कहाँ, और दिमाग हो गया फ्रस्ट्रेट। और फिर आधा कॉन्फिडेंस तो कल्चर को पढ़ने के बाद ही खत्म। फिर अपने आप को खुश कैसे करके जाते हैं, अबे कल्चर थोड़ी ना पढ़ना पड़ता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बेकार है, कितना भी पढ़ लो नंबर थोड़ी ना आते हैं। तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी का क्लियर नहीं हो रहा कल्चर पढ़ के। मैं तो कह रहा हूं उस पूरी बुक को पढ़ने के बाद शाइनी अपने 3 क्वेश्चन भी फंस रहे हैं। क्या ये बुरे हैं? क्या ये बुरे हैं? तो अर्ली टेम्पल्स ऑफ इंडिया जो थे वो कौन कौन से थे? एक यूपी के अंदर देवगढ़ टेम्पल। हाँ, अब यहां पर मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा कि मैं सिर्फ नाम बोल बोल के छोड़वा रहा हूँ इस बुक को, क्योंकि कल्चर की बुक है, हमें देखना पड़ता है बार बार, जितने बार नाम आएगा। तो हम चलते हैं देवगढ़ टेम्पल। ये बहुत पुराना टेम्पल है, इसको दशावतार टेम्पल भी बोलते हैं। एक चीज़ ऐड कर लेना आप अपने उसमें नोट्स में, इसको हम लोग दशावतार टेम्पल भी बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। हमारी अभी एंशिएंट हिस्ट्री जो है इतने हायर लेवल पे हुई नहीं है ना। दश अवतार टेम्पल भी हम इसको बोलते हैं, और किसने बनवाया था ये हम बात करेंगे, ठीक है? ये यूपी के अंदर है, ओके। ये कुछ ऐसा है, देखो बहुत बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। ये ये रहा, ठीक है। इससे सिर्फ इतना भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम कल्चर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रिलीजियस न्यूट्रल टर्म्स में कल्चर के लेक्चर्स को देखने की कोशिश करना, क्योंकि मध्यकालीन भारत से ही आपको मुसलमान हिस्ट्री या कोई भी हिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो ऐसा मत सोचना कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो सरदार हूँ, मैं क्यों पढ़ूँ ये वाली चीज़। तो आपके इस ईगो से कुछ होना जाना है नहीं, क्वेश्चंस तो आपको अटेंड करने ही पड़ेंगे। ये बारिश के दिनों में ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये है, लेकिन ये फ़ोटो देखने से, फ़ोटो तो चलो एक बार दिखा दी, लेकिन इससे हमारा काम बनेगा नहीं। हमें एक काम और करना पड़ेगा यहाँ पर। एक तो दशावतार टेम्पल इसका नाम है, ठीक है। देवगढ़ में तो लोकेटेड है, इस चीज़ को देवगढ़ टेम्पल बोलते हैं, ओरिजिनल नाम इसका दशावतार टेम्पल ही है। हाँ, ये एक ना 6th सेंचुरी का विष्णु हिंदू टेम्पल है। तो यानी कि इट इज डेडिकेटेड टू, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि दिस इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। इसको ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये यूपी के अंदर, एमपी के अंदर एक है नचना कुठारा टेम्पल इन मध्य प्रदेश। नचना कुठारा टेम्पल, नचना कुठारा टेम्पल। ये रहा, कुछ देवगढ़ जैसे ही है, मिलता जुलता, बताओ, है ना? वैसे ही है ना? ये देखो, मतलब सोलो एक अलग जगह पर बना हुआ, शाइनी ध्यान से देखा हो आपने, वो भी एक अलग जगह पर था, वो भी ऐसे पत्थरों पे था थोड़ा सा, बस इसकी ऊंचाई मान लो उसकी देवगढ़ वाले की इसकी थोड़ी सी कम है, बस है स्ट्रक्चर बिल्कुल काइंड ऑफ सिमिलर सही है ना? तो ये चीज़ है, और वो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ इसलिए हाईलाइट करी क्योंकि एक पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये नचना हिंदू टेम्पल्स, जिसको नचना नचना कुठारा टेम्पल्स भी कहा जाता है,
ये मध्य प्रदेश की पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। तो ये वाली बात एमपीपीएससी के लिहाज से याद रखना अभी के लिए, अलग से हम पढ़ेंगे इसको एमपीपीएससी के जीके में, इंडिया के अंदर। और यहाँ पर अर्लीस्ट सर्वाइविंग स्टोन टेम्पल है सेंट्रल इंडिया के अंदर, अलॉन्ग विद भुमरा एंड देवगढ़ टेम्पल, जो अभी हमने दशावतार टेम्पल पढ़ा। अर्लीस्ट स्टोन टेम्पल है ये सेंट्रल इंडिया का। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और मिल गया, देवगढ़ टेम्पल, नशना कोठारा प्लस भुमरा टेम्पल। ठीक है, ये स्पेलिंग भुमरा टेम्पल, ये जो तीन है, ये और ये जो तीन है, दीज आर द अर्लीस्ट स्टोन टेम्पल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी इस बुक में, लेकिन बार बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगा। सिर्फ नाम बोल के मैं छुड़ाकर आगे चले जाऊँ, मेरे लिए तो बहुत ईजी है, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी, याद ही नहीं रहेगा कुछ भी। नाम रट्टा मारने से क्या होगा, फिर कल्चर पढ़ाने का मतलब ही क्या है। वो तो फिर मैं यही चीज़ें बोलूँ कि जो लिखा हुआ वर्ड टू वर्ड सब कुछ याद कर लो। इंटरेस्ट जब तक जिस चीज़ में नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनती उससे। अच्छा, अब ये तो सारी बातें हो गई। यहाँ पर डेटी देखो कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ आपको। एक मिनट, यहीं लिखा हुआ है, बाहर ही है। शिव, पार्वती, दुर्गा, विष्णु। शिव, पार्वती, दुर्गा, विष्णु। क्या बोलूँ इस टेम्पल को फिर मैं, किसके ऊपर डेडिकेटेड है नशना कोठारा? बोथ शैविज्म एंड वैष्णविज्म बोल सकता हूँ ऐसा, ठीक है। और देख रहे हो, विष्णु जी की वाइफ दुर्गा लक्ष्मी जी, शिवा की वाइफ पार्वती। क्या इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है बनाने वाला अगर बनाए तो? शिव पार्वती की जोड़ी के ऊपर और विष्णु दुर्गा की जोड़ी के ऊपर कौन सा टेम्पल इंडिया में डेडिकेटेड है जिसमें कपल्स देखने को मिलते हैं? बताओ, अगर बनाने वाला अगर इस क्वेश्चन को आया अगर तो हमें पता होना चाहिए। द आंसर इज नचना कोठारा। मैं इसको पता है कैसे याद रखता हूँ, जैसे मुझे कभी कभार याद नहीं आता तो मैं ना यहाँ पर ये कुठारा वर्ड थोड़ा सा दिक्कत भले ही कर जाता है। मध्य प्रदेश में देखो, मैं तो एमपी से ही हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत एमपी जीके वगैरह की वजह से, एमपीपीएससी की वजह से पता होता है, लेकिन कभी कभार जैसे मैं भूलता हूँ तो मैं ना इसमें एक वर्ड मेरे दिमाग में बार बार आ जाता है, नचना। जब भी ये नचना आता है ना, नचना का मतलब डांस आ जाता है मेरे दिमाग में। और वो शिवा का जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, जो चोला स्कल्पचर है, जो है ना, क्या कहते हैं उसको, शिवा का जो तांडव डीटी है, आपने देखा होगा ना ब्रॉन्ज स्कल्पचर तांडव करते हुए, वो मुझे याद आ जाता है कि डांस वो शिवा ही करते हैं। और फिर मुझे याद आ जाता है कि अच्छा, ये वर्ड तो इनके शिव जी के लिए डेडिकेटेड है, दूसरा वर्ड तो इसका मतलब फिर विष्णु के लिए डेडिकेटेड है। ये मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। ये सिंपल स्ट्रक्चर के टेम्पल है, विच आर सिंपल इन स्ट्रक्चर। सिंपल ही तो स्ट्रक्चर है, बताओ जरा, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बताना जरा। कोई ऐसा नहीं लग रहा कोई ब्रिक से बनाकर थे, हम पजल वगैरह बचपन में मतलब करते थे, उससे कुछ बनाकर रख देते थे। बिल्कुल ऐसे नहीं रहते पजल्स को, वो ये एक ब्लॉक्स को ज्वाइन करने वाला एक वो गेम आता है, बिल्कुल वैसा। और इसके एक मुझे फ़ोटो दिखानी थी आपको। इसके अवशेष थोड़े से टूटे वगैरह और वैसे पड़े हुए हैं, तो इनके बाहर आपको ये मिल जाएगा, जैसे ये ठीक है, दीज आर द मूर्तियाँ, ठीक है। और जो वो था दश अवतार, दश अवतार टेम्पल, इसमें आपको ये विष्णु जी, नाग जिनके सर के पीछे हो कभी भी, वो विष्णु जी। इतना ठीक है, मोर देन एनफ, सबको समझ में आ गया।
ठीक है, आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर, ठीक है, ओके। तो आज के बाद इसको भूलना मत। उसके बाद रॉक कट स्ट्रक्चर जो है इंडिया के अंदर, वो एक ना मास्टरपीस है, बहुत इंप्रेसिव वर्क है एंशियंट इंडियन आर्ट के। जैसे रॉक कट आर्किटेक्चर की दिशा में एक मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर किसने बनाया था, सबसे फेमस रूलर, जल्दी बताओ। मोनोलिथिक अशोका ने। जो इंडिया के अंदर जो केव्स हैं, ये अलग अलग गुफाएं, अलग अलग केव्स भी ना हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है। और ये आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में कैसे बन सकते हैं ये केव्स, ये गुफाएं उनको दर्शाती हैं। वर्नैकुलर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब वर्नैकुलर क्या होता है, किसी भी जगह का, जैसे ये वाली चीज ना, वर्नैकुलर लैंग्वेज अखबारों के लिए यूज करी जाती है, लोकल भाषा, यही कहते हैं ना वर्नैकुलर लैंग्वेज को हम लोग। वर्नैकुलर का मतलब होता है, जैसे इंडिजिनस तो होता है हमारे देश का, जो भी कोई चीज़ हमारे देश से एसोसिएटेड हो, एक जगह से लोग वो वर्नैकुलर होता है प्रॉपर तरीके से एक लोकल के, मतलब ये एमपी का है, यूपी का है, कर्नाटका का है, बंगाल का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, ये सारी चीज़ें। जो लोकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, अब देखो ये बिल्ड करा गया था लोकल बिल्डर्स के द्वारा, और यहाँ पर हमें बड़े सारे वो ट्रेड्स उन आर्किटेक्चर में और वो स्टाइल्स देखने को मिलते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजनल क्लाइमेट के साथ एसोसिएटेड हैं, लोकली अवेलेबल। वहाँ पर रॉ मटेरियल्स कौन कौन से मिल पाए उस ज़माने के बिल्डर्स को कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो उस हिसाब से अपने आसपास मिलने वाले मटेरियल्स की व्यवस्था के तौर पर वो आर्किटेक्चर बने। समझ गए वाली चीज़? जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कुछ लेक्चर्स पहले हिस्ट्री वगैरह में, और यूपीएससी भी पूछ चुका है इसके ऊपर। जैसे पहाड़ों पे शाइनी क्या होता है कि जो आर्किटेक्चर होता है ना मंदिरों का, मोनेस्ट्रीज वगैरह का, वो ना कोनिकल होता है। वो इसलिए बर्फ अगर इस पे पड़ेगी ना तो ये छत टूट जाएगी। कोनिकल की वजह से क्या होता है, खिसक खिसक के खिसक खिसक के इधर गिर जाती है नीचे। तो ये चीज ना, आर्किटेक्चर ऐसा नहीं है जहां मर्जी जो मर्जी बना दो, वो चीज डिपेंड करती है कि ना साइंटिफिक चीज कितनी है। जैसे जहां पर पानी की कमी रहती है तो लोग, एक आपने सुना होगा वर्ड यूज होता है राजस्थान वगैरह में, मतलब वो करके हौदी बना लेते हैं घर के अंदर, हौदी बना लेते हैं। या फिर पुराने टाइम में जो बनता था उसको बाउली कहते थे, जैसे आपने सुना होगा स्ट्रक्चर है दिल्ली में अग्रसेन की बाउली, पानी के लिए, ये चीज है। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि मतलब लोकली चीज़ अवेलेबल क्या, लोकल स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनेगा उधर की ज्योग्राफी वगैरह को देखते हुए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कहीं पर जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा आती है, फॉर एग्जांपल ईस्टर्न इंडिया, क्या बाउली, देखो ऐसा होता है, बाउली बता देता हूँ, पूछ लिया करो अगर नहीं पता तो। हालांकि अभी आएगा ये सब चीज़ें। बाउली इन दिल्ली, अग्रेसन की बाउली दिखा देता हूँ मैं। ये पानी भरने के लिए एक स्ट्रक्चर यूज होता था, ऐसा कुछ, ऐसा, ये यहाँ पर सुल्तान की ट्रेनिंग देखी होगी आपने, सुल्तान मूवी में सलमान खान की, जिसमें वो सीढ़ियाँ चढ़कर आता है, जिसमें उसका कोच वो उसको ईंटें लेकर वो करता है। यहाँ पर ऐसा सीन आएगा नहीं, ये निब्बा निब्बी बैठ जाते हैं कभी कभार यहाँ आकर। वाटर टैंक्स, हाँ, ये पानी से भरा हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है, वाटर रिजर्वायर होता था एक प्रकार का। ठीक है, उसमें कुछ लोग अपनी औकात दिखाने पहुंच जाते हैं देहातीपन। हाँ, मतलब वही ऑब्वियस ही बात है मयूर, कि कहीं से भी बस पानी को प्रिजर्व करना पड़ता था, क्योंकि उस जमाने में पानी की बहुत किल्लत रहती थी, तो राजा महाराजा वगैरह ये सब बनवाते थे। अब ये खाली पड़ा हुआ तो ऐसा दिखता है अब ये स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें सिर्फ हमारे यहाँ पर ही नहीं। बावली तो एक स्ट्रक्चर का नाम होता है, बावली तो राजस्थान में भी वगैरह बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। ये देखो राजस्थान के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ, राजस्थान में तो वाटर, ये देखो एक मूवी थी शाहरुख खान की, आई थिंक आपने देखी होगी, पहली, तो उसके अंदर ये वाला सीन दिखाया गया है। ये उतर उतर कर, उतर उतर कर, बहुत ये फेमस, मतलब ये चीज़ स्ट्रक्चर है ये। जस्ट सी द डिज़ाइन, एक एक सीढ़ी उतर उतर कर नीचे जाके पानी लाना,
स्टोर कराना पानी को। ये देखो, समझ गए ना मैं ये अनुज, ठीक है। औरतें यहाँ पे पानी भरने जाती हैं, मतलब आज भी, और पुराने ज़माने में जब किल्लत रहती थी, जब ये बारिश बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी होती थी, तब उस ज़माने में, ठीक है। हाँ मतलब वो पर बहुत कम लेवल के थे वो, तो ऑब्वियसली बात है, हमें भी पता है कितना ऊंचा और नीचे कैसे बन जाएगा, लेकिन थे। ये जो ग्रेड बात है वो भी कुछ यही ऐसा ही स्ट्रक्चर था, ठीक है। आइकनोग्राफी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमेजेस जो कि सर्टेन सिंबल्स और माइथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर बेस्ड होती है। यानी कि कोई एक मूर्ति या कोई एक नकाशी मंदिर में अगर बनी हुई है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक स्टोरी वगैरह जो दिखाना, जैसे फॉर एग्जांपल मंदिरों में बड़े सारे महाभारत का युद्ध दिखाना कि श्री कृष्ण है, अर्जुन है उनके रथ पे, सामने कुछ सेना है, तो ये स्टोरी की फॉर्म में डिपिक्ट करना। बुद्धा है, वो एक किसी सीट पर बैठे हुए हैं, वो खाली है वो सीट, और वो पीपल का पेड़ है, और आसपास उनके भक्त हाथ जोड़कर उनके खड़े हुए हैं, तो अगेन इट इज अ सिंबल ऑफ सम मेडिटेशन या फिर कोई बुद्धा की मुद्रा का। तो एंशियंट टेम्पल्स जो हमें देखने को मिले यूपी में, जैसे देवगढ़ टेम्पल या दशावतार जिसको टेम्पल कहते हैं विष्णु जी के ऊपर डेडिकेटेड, मध्य प्रदेश में जो हमें देखने को मिले जैसे नशनाकोठारा टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू बोथ शिवा, पार्वती, विष्णु एंड दुर्गा, और राजस्थान के अंदर जो देखने को मिलते हैं ये ज़्यादातर सैंडस्टोन से बनाए गए टेम्पल्स हैं, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन ये भी मिल गया कि एंशियंट टाइम में ज़्यादातर कौन से मटेरियल का यूज़ करा गया? आर्किटेक्चरल फॉर्म मंदिर था, ज़्यादातर आर्किटेक्चर फीचर रिलीजियस नेचर के थे, मटेरियल क्या यूज़ करा गया? सैंडस्टोन। 3 क्वेश्चंस कवर हो गए आपके। एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट टाइम में ज़्यादातर इंडिया के अंदर हमें जो आर्किटेक्चर के नमूने देखने को मिलते हैं वो रिलीजियस नेचर के देखने को मिलते हैं। अब रिलीजियस नेचर के देखने को मिलते हैं तो मंदिर देखने को मिलते हैं। बनाए किससे जाते थे? सैंडस्टोन से, ओके। तो देवगढ़ जो है इट वॉज बिल्ड इन द अर्ली 6th century सी। टेम्पल्स जो थे वो स्मॉलर डायमेंशंस के होते थे। आपने देखा ना अभी शाइनी, हमने देखा था कि छोटे से टेम्पल है, वो ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत ऊंचाई नहीं है उनकी, ठीक है। एक यूनिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर डेवलप हुआ पहाड़ों के लिए, कुमाऊं हिल्स में, गढ़वाल हिल्स में और हिमाचल में। उसके बाद कश्मीर के आर्किटेक्चरल डिजाइन्स के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग गांधार आर्ट का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। डोंट वरी, प्रोसीड होने दो, दिस इज जस्ट इनिशियल लेक्चर। क्योंकि कश्मीर कश्मीर के जो लिंक थे, जो प्रॉक्सिमिटी थी उसकी, वो तक्षशिला के साथ और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के साथ थी। इसलिए जिस जगह पर, एक बार बताओ ना जरा, अगर रीजन 1 और रीजन 2 की दोस्ती की गहराइयाँ हैं, तो यहाँ से फूड हैबिट्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ड्रेसिंग स्टाइल, इन सब का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? एक्सचेंजेस होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। कोई भी फॉरेनर अगर आपके घर में चला आया, या कोई भी एक बंदी कोई भी मेरे घर में आ गई, तो फॉरेनर है, फॉर एग्जांपल रशिया से आई है, यूके से आई है, कनाडा से आई है, अमेरिका से आई है, बहुत गोरी, मान लो दूध जैसी गोरी, दूध भी काला लगे उसके आगे, तो ऑब्वियसली बात है उसका भी मन करेगा मैं भी उसको साड़ी वाड़ी पहनाऊंगा, है कि नहीं? और दे आर वेरी मच इम्प्रेस कि हिंदुस्तानी लोग कुर्ता वगैरह पहन रहे हैं, एंड वी आर इंक्लाइन टुवर्ड्स वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टाइल, कोट पैंट जीन्स वगैरह, टी शर्ट्स। ये हमारा कोई इंडिजिनस थोड़ी है, लेकिन एक बात है, जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से काइंड ऑफ इसको मिनी ग्लोबलाइजेशन मान लो, विद इन मतलब वैसे ग्लोबलाइजेशन तो हमेशा कंट्री कंट्री के ही बेसिस पे होता है, लेकिन एक एक्सचेंजेस मान लो दो कल्चर्स का, तो उसमें बड़ी सारी प्रैक्टिसेस भी एक्सचेंज हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बताओ। मेरी किसी ऐसे बंदी से मान लो फॉर एग्जांपल शादी हो गई, या तो मैं नॉनवेज खाता हूँ या वो नॉनवेज खाती है, मान लो, ठीक है। अब या तो एक जन छोड़े या दोनों जन अपना के वो करें, ये चीज़ है। शादियों शादियों के टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा ऐसा हमें देखने को मिला, जब हम पढ़ेंगे कि कल्चरल एक्सचेंजेस के टर्म्स में जो कल्चरल रियल फॉर्म में जो कल्चरल एक्सचेंजेस हुए हैं वो मैरिजेस की वजह से भी हुए हैं बहुत ज़्यादा। मुगल कोर्ट में जो राजस्थानी परंपरा आई है वो जोधा की वजह से ही तो आई।
अकबर सुल्तान हिंद था उस टाइम पे, जोधा से शादी नहीं करता तो राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग या फिर राजपूतों की परंपरा कैसे आ जाती है बताओ जरा। जोधा के इन्फ्लुएंस में हम पढ़ेंगे, इस बात का हिस्ट्री में जिक्र है कि अकबर ने हफ्ते में 2 या 3 दिन, और स्पेशली जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे के दिन, गोश्त बनवाना बंद कर दिया था, नॉनवेज बनवाना बंद कर दिया था। अब बीवी की वजह से ही तो जोधा बोलती होगी, अगर आज नॉनवेज खाया तो रात को मेरे पास मत आना, तुम्हारी एक किस मुझे भी अपवित्र कर देगी। तो बोलता होगा ठीक है यार, क्वालिटी टाइम ज़्यादा ज़रूरी है, मुर्गियाँ तो आती रहेंगी। तो क्लासिफिकेशन कैसे होती है इंडियन आर्किटेक्चर की? एंशियंट टाइम्स में अगर हम देखें, देयर इज हड़प्पन आर्ट, मॉडर्न आर्ट, पोस्ट मॉडर्न आर्ट, गुप्ता एज की आर्ट और साउथ इंडियन आर्ट। मेडिवल टाइम्स में दिल्ली सल्तनत को देखेंगे हम लोग, मुगल आर्ट को देखेंगे, एंड मॉडर्न इंडिया में हम लोग देखेंगे इंडो गोथिक स्टाइल और न्यू रोमन स्टाइल, यानी कि द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस। पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर जो कि आपको अच्छे मार्क्स से लगा कर जाएगा बहुत सारे एग्जाम्स में। एंड इस बुक के अंदर जो 4th एडिशन है, इस बारी 90 पेजेस का चैप्टर है ये, लेकिन जितना देखने में लगता है 90 पेजेस उतना होगा नहीं सबके लिए, बिकॉज संख्या पे मत जाओ। जो हिस्ट्री पढ़कर आया, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपसे चैप्टर की डिस्कशन में बात करी थी स्टार्टिंग में, और जो मैंने आपको बोला डिस्कशन करी मैंने, हिस्ट्री अगर पढ़कर आए हो, हड़प्पा अगर वहां से क्लियर है, तो यहाँ पर हड़प्पा में सिर्फ आर्ट और आर्किटेक्चर फीचर्स जो कि वहां पर डिटेल में गिवन नहीं है, वो सिर्फ हमें देखने पड़ेंगे। ऐसे ही सबके साथ, चाहे हम मॉडर्न की बात कर रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। शाइनी बताओ ज़रा, चलिए मयूर, ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ हमें इनके आर्किटेक्चर और वही फीचर्स तो देखने हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन ना हो। बस ये सारी चीज़ें समझ में आई? बताओ ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।